स्फीयर्स, ये मैं स्फीयर पे टॉपिक ही अलग पढ़ा रहा हूँ, स्फीयर्स, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है, स्फीयर्स में हमें क्या पढ़ना है ना, हमें पोटेंशियल पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है स्फीयर्स का। ये स्फीयर पे आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, बहुत सारे अनगिनत, जितने ढूंढोगे उससे ज़्यादा मिलेंगे। सो इसीलिए मैं इसको एज अ टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसको एज अ टॉपिक पढ़ाने से पहले आप कुछ कंडक्टर के बारे में समझ लो। देखो कंडक्टर्स के बारे में एक चीज़ समझने वाली है। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ज़रूरी नहीं है स्फेरिकल हो, मैंने आपके समझाने के लिए स्फेरिकल बना लिया। मान लो मेरे पास बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, there is some electric field, this electric field is due to some other charge and this conductor is initially neutral, कंडक्टर है और न्यूट्रल है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ को है, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को है बच्चा, यहाँ को है, तो यहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज रही होगी, कोई सोर्स रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस साइड। सो अगर पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे है, तो मुझे बताओ इस कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि कंडक्टर है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ को जाएंगे, डू इलेक्ट्रॉन्स गो अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड और टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, दे विल गो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे इस डायरेक्शन में, इस पोर्शन पे, और तो यहाँ बच जाएगी पॉजिटिव चार्ज, तीन और तीन 6 और ये 6, ठीक है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे उतने कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्जेस वहाँ बन जाएंगे, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, ये एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्यों, देखो क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को होती है, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वजह से कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ई इंड्यूस्ड, ये ई एक्सटर्नल है, ठीक। तो देखो इस कंडक्टर के पास क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर से है एक ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि ये ई इंड्यूस्ड है, ई एक्सटर्नल है। ई एक्सटर्नल की वजह से कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स कहाँ को होगा, एक्सटर्नल के अपोजिट। तो देखो कंडक्टर के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन को ले लो, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को ले लो, इस पर इस फील्ड की वजह से कहाँ को फोर्स होगा, यहाँ को होगा, बिकॉज फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। तो कितना फोर्स होगा, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई एक्सटर्नल। और अब बताओ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में। तो एक इलेक्ट्रॉन पे ये कहाँ को फोर्स लगाएगा, राइट साइड में। सो दिस विल बी द फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू क्यू ई इंड्यूस्ड, ठीक है बेटा। अब समझना, देखो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड, शुरुआत में बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चालू हुआ है, तो शुरुआत में क्यू इंटू ई एक्सटर्नल की वैल्यू ज़्यादा होगी और क्यू इंटू ई इंड्यूस्ड की वैल्यू कम होगी। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ धकेला जाएगा, लेफ्ट साइड। और अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड धकेला जाएगा तो कंडक्टर के अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन जमा होते जाएंगे। आप समझ रहे हो, जो ही इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन जमा होते जाएंगे और यहाँ पॉजिटिव जमा होते जाएंगे, इस ई इंड्यूस्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा। क्यों, अरे क्योंकि चार्ज बढ़ रही है, ठीक है। ई इंड्यूस्ड का वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज बढ़ रहा है, ओके ठीक। अगर इंड्यूस्ड का वैल्यू बढ़ेगा तो क्यू ई इंड्यूस्ड का भी वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब इनिशियली ये फोर्स बढ़ा था, लेकिन विद टाइम ये फोर्स भी बढ़ता जाएगा। मान लो इनिशियली इस फोर्स का वैल्यू था 10 न्यूटन, इसका तो 10 नहीं होगा, 7 ही होगा, ठीक है। लेकिन ये 7 विद टाइम क्या होगा, इंक्रीज होएगा, कभी ना कभी तो ये 10 न्यूटन पहुंचेगा ही। तो जो ही 10 न्यूटन पहुंचेगा, जो ही 10 न्यूटन पहुंचेगा, तो उस टाइम इस इलेक्ट्रॉन, फर्दर इलेक्ट्रॉन का चलना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप फोर्सेस बैलेंस हो गए। क्या इसके 10 पहुंचने से पहले चलता रहेगा, यस, क्योंकि इसके 10 पहुंचने से पहले ये बड़ा ही है, ये वाला, तो चलता तो रहेगा। लेकिन जो ही दोनों साइड के फोर्सेस इंड्यूस्ड की वजह से और एक्सटर्नल फील्ड की वजह से दोनों फोर्सेस क्या हो गए, बराबर, तब इलेक्ट्रॉन्स का चलना बंद हो जाएगा। दोनों फोर्सेस तभी बराबर होंगे जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते जाते हैं जब तक ना उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। तो अगर इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गया तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, क्योंकि बाहर का प्लस इसके अंदर का इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट कितना, 0। दिस इज द बेसिक रीजन एज टू व्हाई वी से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। लेकिन एक चीज समझना, ये वो कंडक्टर है जो अंदर से भरा हुआ है। भरा हुआ है मतलब इसके अंदर मटेरियल है, क्योंकि कुछ स्फीयर तो ऐसे भी होंगे ना जो अंदर से खाली होंगे, कंडक्टर तो होंगे लेकिन बहुत पतले होंगे और अंदर से हवा होगी खाली। ये वो हवा वाला नहीं है, क्योंकि देखो हवा थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन देगी, इलेक्ट्रॉन तो मटेरियल, मैटर के अंदर होंगे, तो इसके अंदर मास होना जरूरी है, उसी में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। सो हम ये याद रख सकते हैं, द कंडक्टर्स विच आर नॉट हॉलो इनसाइड, दे हैव व्हाट, जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिख लेना, द कंडक्टर्स विच आर नॉट हॉलो इनसाइड, दे हैव इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मैटर, ओके, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड
and these free electrons, they rearrange themselves such that the electric field produced inside becomes equal to the electric field produced inside due to the induced charge becomes equal to the electric field from outside, and hence the electric field inside such a conductor becomes equal to 0. तो एक कंडक्टर जिसके अंदर भरा हुआ मटेरियल हो, इसको बोलते हैं सॉलिड कंडक्टर. क्या बोलते हैं? सॉलिड कंडक्टर. तो सॉलिड कंडक्टर के अंदर का जो मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने आप को अरेंज करते हैं. तो उस मटेरियल के अंदर, उस सॉलिड मास के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा. इंड्यूस्ड तो कुछ ना कुछ होगा जो कि बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेगा. ये इंड्यूस्ड विल ऑलवेज बी इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई एक कंडक्टर है, इसके बाहर हम लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 10 कूलम, तो अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो आपको हो गया, अगर ये तो अंदर से भरा हुआ है, सॉलिड है, तो इंड्यूस्ड भी कितना होगा? 10 कूलम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. राइट? ओके. So this was about the induced electric field. So you will always remember that the electric field inside a conductor with mass या solid conductor is always equal to 0. फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हॉलो के अंदर भी, हॉलो कंडक्टर के अंदर भी 0 होता है, लेकिन उसका अपना एक रीज़न है. ठीक है? सो दिस इज इट. ये तो था सॉलिड कंडक्टर की कहानी. ओके, ऑल राइट. मैंने कहा ना हॉलो हम बाद में देखेंगे. अच्छा, फिलहाल के लिए कुछ और देखते हैं. समझो, अगर तो मेरे पास ये कंडक्टर है, यही सॉलिड कंडक्टर है, भरा पड़ा है, अंदर से पूरा भरा पड़ा है. ठीक? सो इट इज़ फुल विद इन. तो मैं एक काम करता हूँ, अंदर से फील्ड कितना है? 0. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0. क्यों है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0? वो आपको पता है. तो इसका मतलब अगर इस भरे हुए कंडक्टर में मैं कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ, पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मस्ट बी इक्वल टू 0. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट क्लोज टू द सरफेस, अवे फ्रॉम द सरफेस, विद इन द सेंटर इज ऑलवेज इक्वल टू 0. अब बच्चों ध्यान से समझो, ध्यान से समझना इस बात को. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर? इट इज़ 0, 0 and 0 and nothing else. If electric field is 0, then it means अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, E हमें पता है it is dV by dr, है ना? dV by dr. If this is 0, what does it tell you about V? That V is a constant. So if E is equal to 0, then V is a constant. Therefore in a conductor, V is always a constant. In a conductor, potential is always constant at every point. Why? Because at every point electric field is 0. If electric field is 0, V has to be constant at every point. So V is a constant at every point inside a conductor. Okay? So ये भी आपको याद रखना है. So can I say that the inside of a conductor is an equipotential place? ठीक है? Equipotential क्यों? V is a constant, same potential. ओके, वन मोर थिंग. द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले. द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर. दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर. ये हमेशा याद रखना, पहले भी पढ़ चुके हैं हम इससे पहले. ठीक? ओके. सो अब हमें इस सब का, जो हमने ये सब कुछ देखा, ये सब कुछ समझा, इसको अप्लाई कहाँ करना है और पढ़ ही क्यों रहे हैं ये सब. ठीक है ना? अब एक चीज़ समझने की कोशिश करो. जब भी आप किसी कंडक्टर को क्या देते हो, किसी कंडक्टर को जब आप चार्ज देते हो, क्या देते हो? किसी कंडक्टर को जब आप चार्ज देते हो, दिस चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर. इट कैन नॉट बी इनसाइड द कंडक्टर. क्यों? क्योंकि अगर ये इनसाइड द कंडक्टर आ गई, हाँ, अगर ये इनसाइड कंडक्टर आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर तो क्रिएट हो जाएगा ना. देखो क्यों. ये मान लो कंडक्टर है, ठीक. ये कौन सा? मास वाला कंडक्टर है, अंदर भरा पड़ा है पूरा. ठीक है? मास वाला कंडक्टर है. इस मास के अंदर अगर ये कंडक्टर है तो इफ इट इज अ कंडक्टर, चार्ज नहीं हो सकती. क्यों? मान लो इसके अंदर कहीं पर चार्ज है, तो इसके आसपास अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, ये मान लो गॉसियन सरफेस हो गई, तो अगर ये गॉसियन सरफेस बन गई तो गॉसियन सरफेस ने चार्ज एनक्लोज कर ली ना. सो इफ इट हैज़ एनक्लोज चार्ज, वी नो गॉसेस लॉ इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. Q एनक्लोज हो गया, देयर इज एवरी चांस दैट देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना? देयर इज अ चांस दैट देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड. मान लो यहाँ पर कोई अंदर चार्ज आ गई, कंडक्टर के अंदर चार्ज आ गई, तो तुम क्या करोगे? तुम तो पकड़ लोगे फिजिक्स वालों को. आ जाओ भाई, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. तो तुमको मैंने सिखाया है कि भाई अंदर अगर एक पॉइंट चार्ज है तो इसके आसपास की गॉसियन सरफेस कैसी बनाओगे? स्फीयरिकल. डिपेंड करेगा किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हो. अगर तुम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हो तो गॉसियन सरफेस को ऐसी स्फीयर बनाओ जो इसके थ्रू जाए और इस पॉइंट चार्ज को अपना सेंटर बनाए. तो जिस पॉइंट पे निकालना है तो उस पॉइंट के थ्रू चली गई गॉसियन सरफेस, और इस अंदर वाली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को अपना बना लिया. क्या बना लिया? अपना सेंटर बना लिया. ओके, तो अपना सेंटर बना लिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा. इस
क्यों? इनकी वजह से, क्योंकि अब गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आ गए। तो इसका मतलब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, इट कैन नॉट एनक्लोज एनी चार्ज। अगर चार्ज एनक्लोज करेगा तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर द चार्ज विल रिजाइड आउटसाइड द, मतलब on the surface of the conductor. It has nowhere else to go. If you want to charge a conductor, if you want to charge it, there is no other place that the charge would be situated at other than the surface of the conductor. ये surface पे ही रहेगी और कहीं नहीं जा सकती. There is no other place in the meat of the conductor या in the mass of the conductor, in the matter of it, जो इसके अंदर की बॉडी है, पूरी मसाला जो अंदर है, उसमें कोई चार्ज नहीं रह सकती. अगर ये कौन है? कंडक्टर. फिर से बोल रहा हूँ, कंडक्टर, राइट. सो कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रहेगा. इट विल बी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ठीक बेटा? ओके फाइन. तो ये चीज़ें आप याद रखोगे. चार्ज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज इट. ऑल राइट. अब जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो समझो. अच्छा हाँ, एक और बात है. अगर हमारे पास एक और कंडक्टर हो जिसके अंदर कोई मीट ना हो, मतलब हॉलो, हॉलो कंडक्टर को शेल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? शेल. और ये थिन शेल है. समझना, दो टाइप के शेल होते हैं, थिन और थिक. मैंने बताया इससे पहले ऑलरेडी. थिक शेल का मतलब है अंदर से एयर तो है लेकिन बाहर से ये थिक भी है, मोटी शेल है. ये शेल है. यहाँ से मास है. कहाँ से मास है? ये पूरा मास है. अंदर क्या है लेकिन? हॉलो. सो दिस इज कॉल्ड अ थिक शेल. लेकिन अगर खाली शेल वर्ड लिखा हो तो ये थिन शेल है, कोई मीट नहीं है. तो इसको चार्ज दोगे तो रहेगी कहाँ? अरे बाहर ही रहेगी. कोई मीट तो है नहीं, तो चार्ज विल स्टे आउटसाइड. इफ द कंडक्टर है, भाई कंडक्टर क्या है? फिर से बोल रहा हूँ, कंडक्टर है. द चार्ज विल स्टे आउटसाइड द कंडक्टर. कोई तुम्हें बोले बताओ इस कंडक्टर के अंदर इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या बनाओ? गॉसियन सरफेस बनाओ. कहाँ पर बनाओ गॉसियन सरफेस? कोई भी गॉसियन सरफेस बनाओ, लेकिन ऐसी बनाओ जो सिमेट्रिकल हो. सिमेट्रिकल क्यों हो? क्योंकि तब आपका इंटीग्रल इवैल्यूएट आराम से हो सकता है, अदरवाइज ये इंपॉसिबल इवैल्यूएट करना. अगर सिमेट्रिकल नहीं बनाएंगे तो क्या गलत होगा? नहीं, गलत नहीं होगा, बस इंपॉसिबल करना होगा और कुछ नहीं. वो इंपॉसिबिलिटी आपको क्रिएट करनी है तो मुबारक हो, आप क्रिएट कर सकते हो. अच्छा, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस का क्या जरूरी है? उस पॉइंट के थ्रू पास होना. तो द इजीएस्ट गॉसियन सरफेस आई कैन थिंक ऑफ इज अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और इसके थ्रू चली गई पॉइंट पी के थ्रू. अब बताओ इस गॉसियन सरफेस ने चार्ज कितना एनक्लोज किया? जीरो. There is no charge enclosed by this Gaussian surface or it is a hollow shell, thin hollow shell. तो अगर इसने कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं किया है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. क्यों? अरे सर हमें पता है इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई, तो ये क्यू एनक्लोज कितना आ गया? जीरो. सो इलेक्ट्रिक, इट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिक फील्ड. कौन? So inside a conductor, now what we remember is that inside a conductor there is no electric field. पता है बच्चे को कभी कभार क्या हो जाता है, देखो वो कंफ्यूज हो जाता है. वो कहता है सर ठीक है पॉइंट पी, क्या इस चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं होगा? क्या इसकी वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं होगा? क्या इसकी वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं होगा? नहीं बच्चा, ऐसे नहीं चलता सर. ठीक, कहीं का भी क्यों देख लिया तो के क्यू बाई आर स्क्वायर. आपको ये समझना है कि ये चार्जेस बाहर है, किस पे? कंडक्टर की सरफेस पे. तो अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे निकालना भी है तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके देख लो, आंसर अपने आप पता चल जाएगा. ठीक है ना? सो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली और पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इनसाइड अ शेल विच इज अ हॉलो कंडक्टर ऑफ थिन वॉल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो. अब देखो इससे पहले जो पढ़ा वो किस टाइप का स्फीयर था? वो किस टाइप का स्फीयर था? वो ऐसा स्फीयर था जिसके अंदर मीट भरा हुआ था, कंडक्टिंग था. ये भी कंडक्टिंग है लेकिन इसके अंदर कोई मीट नहीं भरा है. उस वाले जिसके अंदर वो मीट भरा हुआ था, मास भरा हुआ था, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे हो गया? क्योंकि उसने यहाँ से भी इंड्यूस करा दिया उतना ही चार्ज, अंदर से उसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया और बाहर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया, इन दोनों ने बैलेंस कर लिया, तो आंसर जीरो. इसके अंदर कहाँ से जीरो आ गया? हॉलो वाले के अंदर, क्योंकि इसने कोई चार्ज एनक्लोज नहीं किया. इसका ये रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए. सो इन शॉर्ट वी कैन रिमेंबर दैट बी इट एनी कंडक्टर, the electric field inside a conductor will always be equal to zero. Electric field inside a conductor will always be equal to zero, provided that it is not a special case. That it is not a special case. वो special cases क्या हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा. इस special case word को याद रख लेना. Special cases में इसके अंदर field आ सकता है, वो भी हम देखेंगे कहाँ कितना आएगा. ठीक, मुझे लगता है मैंने ये सवाल कराया हुआ है ऑलरेडी, फिर भी आगे चल के करेंगे. ठीक, अच्छा जी, ये तो हो गए कंडक्टिंग स्फीयर. अब इसी तरह से नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से हमारे पास क्या है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स. अब देखो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दो टाइप के हो सकते हैं, ऐसे ही थिन शेल और विद मास इनसाइड देम. सो ये हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है. ठीक है बेटा, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है लेकिन शेल है. ये भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है लेकिन सॉलिड है, मतलब इसके अंदर मटेरियल भरा पड़ा है. राइट, मटेरियल भरा पड़ा है. ये शेल है. मुझे कहो इसको मैंने अगर चार्ज दी तो चार्ज कहाँ रहेगी? इसकी सरफेस पे. इसकी सरफेस पे क्यों रहेगी बेटा? क्योंकि ये कंडक्टर है. अरे नहीं, ये तो नॉन कंडक्टिंग है ना. नॉन कंडक्टिंग है, जाने की जगह ही नहीं, और कहाँ जाएगा? अंदर तो थिन है सर, अंदर तो हवा है. सो इट विल स्टे ऑन द सरफेस. सो नॉन कंडक्टिंग की चार्ज कहाँ रहती है?
उसके सरफेस पे, जैसे कि कंडक्टिंग में रहती है, लेकिन प्रोवाइडेड ये नॉन कंडक्टिंग क्या हो, ये नॉन कंडक्टिंग शेल हो। अब अगर नॉन कंडक्टिंग है लेकिन सॉलिड है, क्या है, सॉलिड, तो सॉलिड अगर है और नॉन कंडक्टिंग है तो इसकी चार्ज अंदर भी रह सकती है, ये याद रखना, बिल्कुल रह सकती है मटेरियल में, क्योंकि इट इज नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। तो इसका मतलब हमने पता है क्या देखा, हमने असल में 4 टाइप के स्फीयर देखे, समझो कौन कौन सा। हमने देखा कंडक्टिंग शेल, SH शेल, फिर हमने देखा कंडक्टिंग SO कंडक्टिंग सॉलिड, फिर हमने देखा नॉन कंडक्टिंग शेल, और फिर हमने देखा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। अच्छा, कंडक्टिंग शेल में हमने क्या देखा, सर कंडक्टिंग शेल है, एक थिन शेल है, अगर हम इसको चार्ज देंगे तो बाहर रहेगी, क्यों, क्योंकि अंदर कोई मटेरियल है ही नहीं जो चार्ज ले पाए। ओके, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर हमने देखा कंडक्टिंग लेकिन सॉलिड, सॉलिड का मतलब अंदर मास है, सॉलिड है, इसके अंदर मास बना लेते हैं, अगर है तो अगर इसके अंदर मास है, सो ये है इसके अंदर का मास, तो इसको अगर चार्ज दोगे तो कहाँ रहेगा, बाहर। रीजन बीइंग कि अंदर मास नहीं है, नो नो नो, कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे जीरो है, तो चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड नहीं हो सकता, तो सारी चार्ज कहाँ रहेगी, बाहर। फिर हमने देखा सर नॉन कंडक्टिंग शेल, नॉन कंडक्टिंग शेल तो खाली होता है ना सर, तो इसको चार्ज दो, बाहर सरफेस पे रहेगी, रीजन कि ये कंडक्टर है, नो, कि अंदर कुछ है ही नहीं चार्ज होल्ड करने को, नॉन कंडक्टिंग। फिर आता है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग SO सॉलिड। तो नॉन कंडक्टिंग जो सॉलिड है ना सर, इसके अंदर तो मटेरियल है और ये नॉन कंडक्टिंग भी है, हाँ बच्चा, यहाँ पर बिल्कुल अंदर भी चार्ज रह पाएगी, पूरे वॉल्यूम में चार्ज रहता है, ठीक। तो अगर आप देखो ना, सो दीज 3 आर 1, ये एक जैसे हैं एक हिसाब से, कि सारी चार्ज कहाँ रहती है, सरफेस पे। सो कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग सॉलिड एंड नॉन कंडक्टिंग शेल, their behavior is almost the same. The odd one out is which one? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, दिस इज द ऑड वन आउट। तो जो मैं कह रहा हूँ कि इन तीन का बिहेवियर सेम है, ये भी आप इंग्लिश में लिख के रखो, और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड जो है ये भी आप इंग्लिश में लिख के रखो कि इट्स बिहेवियर इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू दीज 3। अब आप कहोगे सर कौन सा बिहेवियर, वो बिहेवियर हम आगे चल के देखने वाले हैं, और मैंने आपको कहा इस स्पेशल केस को दिमाग में रखना। स्पेशल केस क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, बी इट अ हॉलो कंडक्टर और अ कंडक्टर फुल ऑफ मास, बट देर आर स्पेशल केसेस, ठीक है, देर आर स्पेशल केसेस विच वी विल स्टडी इन टाइम टू कम। अब दूसरी बात, ये तो मैंने इतनी बात इसके बारे में की, स्फीयर्स के बारे में। अब करते हैं बात पोटेंशियल के बारे में। आप बिल्कुल ऐसा नहीं समझना कि हम भटक रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं भटक रहे। आप लोग सर अभी तो ये शेल चल रहा था, पता नहीं कुछ फील्ड बोल रहे थे, आप अचानक से पोटेंशियल पे जंप किया। मैंने कोई जंप नहीं किया, हमारा टॉपिक बस इन चार के इर्द गिर्द घूमेगा, इन चार के इर्द गिर्द, क्योंकि यूजुअली एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में इन चार के बारे में क्या पूछा जाता है, बताओ फील्ड और बताओ पोटेंशियल, तो ये आपको आना चाहिए। अच्छा बच्चा, देखो पोटेंशियल के बारे में कुछ खास बातें हैं, आपको अपने दिमाग से काम लेना है, ठीक है, जो कि मे भी आपके पास हो। देखो कैसे, आप पोटेंशियल में जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही याद रखना, खुद से कोई तीर मारने की कोशिश नहीं करना। पोटेंशियल में क्या कहते हैं ना, हम पोटेंशियल में हम यूज़ करते हैं एक प्रिंसिपल विच इज़ कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। What is this principle all about? It says that if you have a group of charge, then the potential at a point is obtained by summing up the potential due to individual charges. मतलब जैसे आपके पास ये पढ़ा चुका हूँ Q1, Q2 और Q3 होगा, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है P पर, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q3 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q1, बट विद साइन ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, ओके राइट। सो यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एज वेल। ये चार पे आने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स एंड बिट्स सिखाऊंगा इसके, जो आपके काम आएंगे। मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक क्या है, एक सिफियर है मेरे पास, क्या है, सिफियर। मान लो कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऐसे आ गई, 4, 5 और 6, 6 कितने, 6 नेगेटिव। यहाँ पर एक सेकंड में कुछ और करता हूँ इन 6 नेगेटिव के साथ, वो देखो क्या करेंगे। 6 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 और 6 नेगेटिव आ गए, ये सरफेस पे आए हैं, सरफेस के क्लोज आए हैं अंदर से। तो यहाँ पर 6 पॉजिटिव मान लो, 1 2 3 4 5 और 6 पॉजिटिव आए। अब आप कहोगे सर ये दिखाने का मकसद क्या है। देखो बेटा कुछ खास नहीं है, देखो मैं यहाँ पर मानता हूँ मेरे पास कोई चार्ज है बाहर से Q, कोई बाहर से चार्ज है, तो जो भी Q चार्ज है मान लो इट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ D। ये आपको एक बुक में मिल जाएगी इलस्ट्रेशन, पता नहीं उस बुक का नाम क्या है, मैकार्थी शायद, जो भी है। तो मान लो ये Q यहाँ पर है, इस Q का डिस्टेंस इस स्फीयर के सेंटर से मान लो कि D है, कितना, स्फीयर के सेंटर से ये D है डिस्टेंस, ओके आप समझते हैं। स्फीयर का सेंटर मान लो C, राइट बेटा। अच्छा जी, ये कौन सा वाला सॉलिड, ये कौन सा चीज़ है, दिस इज अ कंडक्टर एंड इट हैज़ मास विद इन इट। अब आप कहोगे सर कैसे, तभी तो चार्जेस इंड्यूस हुई, चार्जेस इंड्यूस तभी होंगी जब अंदर से मास होगा। सो दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर विच हैज़
कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, इसके बाहर हमने क्यू को रखा है, तो ये क्यू क्या करेगा, इंड्यूस करेगा चार्जेस, तो तभी तो यहाँ से नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो गए और यहाँ से क्या क्रिएट हो गए, पॉजिटिव चार्जेस। अब समझने वाली बात है, क्योंकि ये क्यू स्फीयर के इस फेस के नज़दीक है और इस फेस से दूर है, तो इस क्यू का इम्पैक्ट इन नेगेटिव चार्जेस पे ज़्यादा होगा और इन पॉजिटिव चार्जेस पे कम होगा, तभी ये इस साइड वाले नेगेटिव चार्जेस थोड़े आपस में क्लोज होंगे और इस साइड वाले पॉजिटिव चार्जेस आपस में क्या रहेंगे, थोड़ा दूर दूर रहेंगे, मतलब दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। अनइवन क्यों, क्योंकि ये क्यू इन दोनों से इक्वल दूरी पे नहीं है, तो ये एक जैसा व्यवहार, एक जैसा सलूक दोनों के साथ नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, इतना तो है कि अगर यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 6 पॉजिटिव होंगे, मतलब यहाँ अगर 6 नेगेटिव है तो यहाँ 6 पॉजिटिव ही होंगे, ठीक, ऑल तो दूर दूर होंगे, और हाँ ये बिल्कुल इस सर्कमफ्रेंस के साथ चिपके हुए होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है बेटा, आप समझते हैं। मान लो इस हर पॉजिटिव का चार्ज, सॉरी इस हर पॉजिटिव का, ये क्यू पॉजिटिव, ये भी क्यू, छोटे छोटे क्यू हैं जो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव भी क्यू क्यू ही है, क्यू 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 और क्यू, राइट। अब बताओ सी पे पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल एट सी, अब देखो पोटेंशियल इज व्हाट, के क्यू बाय आर। कहते हैं कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे निकालना हो, आप देखो चार्ज है कहाँ पर, जहाँ इसको चार्ज देखे कुत्ते की तरह पीछे पड़ेगा, अरे तेरे पास चार्ज है, पोटेंशियल दे दे के क्यू बाय आर, तेरे पास भी चार्ज है, पोटेंशियल दे दे के क्यू बाय आर, जहाँ इसको चार्ज दिखी ये पोटेंशियल ऐड अप कर देगा, ऐड अप कर देगा, ठीक है। तो सी पर पोटेंशियल आएगा, तो ये सी पॉइंट पता है क्या, कुत्ते की तरह दिखेगा, अरे यहाँ पर भी तो चार्ज है, इससे भी पोटेंशियल ले लेता हूँ, और भिखारी कहीं का है ना, जहाँ दिखा मुंह मार लिया। ये क्यू, इस क्यू की वजह से क्या लो, पोटेंशियल, तो सी कहेगा इस क्यू को पोटेंशियल देना, तो पोटेंशियल एट सी विल बी ड्यू टू, एक तो क्यू बाहर का, ठीक है, जो बाहर से चार्ज रखी थी हमने, एंड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एज वेल, इंड्यूस चार्ज, क्योंकि सी ने देखा ना, मैंने कहा ना ये भिखारी है, इसने यहाँ इसको भी देखा, बोला तुम भी पोटेंशियल दो, इनको देखा, बोला तुम भी पोटेंशियल दो, तो सबने कहा ठीक है देना तो है, फिजिक्स तो बोलती है दो, तो देखते पोटेंशियल एट सी ड्यू टू क्यू इज इक्वल टू के क्यू ओवर डी, है ना, के क्यू बाय आर ही तो होता है किसी पॉइंट पे पोटेंशियल बिकॉज ऑफ सम चार्ज, ओके। अब देखते हैं पोटेंशियल एट सी ड्यू टू इंड्यूस्ड, राइट, इंड्यूस्ड, अब समझते हैं, देखो इस सी पर इंड्यूस चार्ज कौन सी हो गई भैया, इंड्यूस चार्ज ये वाली और ये वाली, राइट। अच्छा, ये इंड्यूस चार्जेस कितनी है, 6 पॉजिटिव है और ये 6 नेगेटिव है, तो ये 6 पॉजिटिव के 6 पॉजिटिव को बोलेगा मुझे पोटेंशियल दो, और 6 के 6 नेगेटिव को भी बोलेगा मुझे पोटेंशियल दो, तो ये तो हो गया बाहर वाली चार्ज से पोटेंशियल। तो अंदर वाली चार्जेस, इंड्यूस चार्जेस क्या करेंगी, अब मान लो पॉजिटिव चार्जेस ने अपना पोटेंशियल देना शुरू किया, तो सी को जो पोटेंशियल मिलेगा, पहला पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, क्योंकि ये पहला पॉजिटिव क्यू प्लस के क्यू बाई आर, ये सी से कितना दूर है, सी सेंटर पे है ना, तो रेडियस पे। अच्छा, दूसरा पॉजिटिव क्यू ये कितना दूर है, ये भी तो आर दूर है, तो प्लस के क्यू बाई आर 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 प्लस के क्यू बाई आर, तो ये इन 6 पॉजिटिव ने सी पर दे दिया पोटेंशियल। अच्छा जी, अब देखो 6 नेगेटिव, पहला नेगेटिव कितना दूर है सी से, आर, दूसरा नेगेटिव कितना दूर है सी से, आर, तीसरा नेगेटिव कितना दूर है, आर, चौथा आर, पांचवा आर और छठा भी आर, तो पहला नेगेटिव कितना पोटेंशियल देगा, माइनस के क्यू बाई आर, दूसरा पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई माइनस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, नेट जीरो। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझानी थी वो ये, ऑल्दो यहाँ नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी सी पर इन नेगेटिव चार्जेस से पोटेंशियल, सॉरी सी पर ये नेगेटिव चार्जेस जितनी दूर हैं सी से, उतनी ही ये पॉजिटिव चार्जेस भी दूर हैं, क्योंकि रेडियस के बराबर है, ठीक। तो इसका मतलब द पोटेंशियल एट सी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस इज इक्वल टू जीरो, कैंसिल आउट हो रहे हैं सबके सब ये, देयरफॉर मैं कहूँगा पोटेंशियल एट सी ड्यू टू क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाई डी, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर पोटेंशियल एट सी टोटल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड, क्यू की वजह से कितना है के क्यू बाई डी, इंड्यूस्ड की वजह से जीरो, तो नेट कितना के क्यू बाई डी, देयरफॉर द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू के क्यू बाई डी। अब जो इतनी मेहनत की है सी पर निकालने के लिए, सी क्या था इसका, सी वॉज द सेंटर। अब आप कहोगे सर सी सेंटर ही क्यों चूज किया, पहले ये बताओ, इसका एक खास रीजन है, वो देख लो क्या है, समझना। आपको ये तो पता चल गया कि पोटेंशियल एट सेंटर इज के क्यू बाई डी, क्यों, क्योंकि इंड्यूस्ड का पोटेंशियल कैंसिल आउट हो जाता है। अब समझना बात, जो कि पते की बात है, देखो क्या है, चार्जेस तो ऐसे ही इंड्यूस्ड हो गए, दिस इज सी एंड दिस इज पॉइंट ए, दिस इज आर, राइट। अब बताओ पोटेंशियल एट ए कितना होगा, ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये याद रखना सी और क्यू में डिस्टेंस डी है ऐसे, ठीक है बेटा, डिस्टेंस डी है, सी और क्यू में डिस्टेंस डी है। अब बताओ ए पर पोटेंशियल, समझो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ड्यू टू जो बाहर की चार्जेस होंगी, यहाँ तो वो क्यू है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड,
समझना इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू क्यू। अब देखो क्यू कितना पोटेंशियल देगा समझना, के क्यू बाई आर, लेकिन ए से कितनी दूरी है, डी नहीं है, ए से ये दूरी है जो कि हाइपोटेन्यूज है इसका, विच इज अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू क्यू एट ए। प्लस अब आप कहोगे सर पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस तो हम जीरो लिखेंगे, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते समझो, ए पर सारी चीजें कैंसल आउट नहीं करेंगी। क्यों, देखो ए पर हर नेगेटिव और हर पॉजिटिव आर डिस्टेंस पे नहीं है, जो कि सी पर था। ठीक, सी में खासियत क्या थी, वो सेंटर था। ए के लिए एवरी पॉजिटिव एंड एवरी नेगेटिव इज नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, सो दैट दे वुड कैंसल आउट। तभी हम यहां पर वी इंड्यूस्ड को जीरो नहीं लिख सकते, ये वी इंड्यूस्ड अटका रहेगा। तो जब भी आपको कोई सी के बगैर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछ ले तो आपकी हालत पतली हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ये अटक जाएगा कौन, वी इंड्यूस्ड। पता ही नहीं होगा वी इंड्यूस्ड कितना है। ठीक है बेटा, वी इंड्यूस्ड आपको पता नहीं होगा, तो ये इक्वेशन फंस जाएगी, आप बाकी पॉइंट्स पर पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। लेकिन क्योंकि हमने इससे पहले ही सेंटर पर पोटेंशियल निकाल लिया था, अब आप कहोगे सर वो क्या मतलब है, समझो। मैं यहाँ इसको तो इधर ही छोड़ दो, यहाँ तो हम अटक गए ना, वी ए नहीं निकाल पाएंगे, वी कैन नॉट फाइंड एनीथिंग बिकॉज वी डोंट नो वी इंड्यूस्ड। वी नो दैट इट इज नॉट जीरो, व्हाट इज इट वी डोंट नो, बट नाउ सी, आपको कहा गया है कि इट इज अ कंडक्टर। क्या है, कंडक्टर एक मास से भरा हुआ, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। समझो ये बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ब्यूटीफुल है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट मीन्स पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ए, नेट पोटेंशियल की बात हो रही है, समझे ना, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनसाइड इज कितना, जीरो। देयरफॉर टोटल पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज नॉट जीरो बट कांस्टेंट। मीन्स कोई भी पॉइंट चूज करो, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल हर पॉइंट पर क्या होना चाहिए, सेम। अगर सेम होना चाहिए तो क्या जो टोटल पोटेंशियल ए पर है वो क्या उस पोटेंशियल के बराबर नहीं होगा जो सी पर था। यस, यही तो फायदा है। सो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, देयरफॉर सीधा आंसर पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू के क्यू बाई डी। कुछ नहीं करना ये इक्वेशन का, कोई टेंशन ही नहीं। इसीलिए हमने सबसे पहले ये जो इक्वेशन है किस पॉइंट पर यूज की, सी पॉइंट पर। इस इक्वेशन को पॉइंट सी पर यूज करने का क्या मतलब है भाई, इस इक्वेशन को पॉइंट सी पर इसलिए पहले यूज किया क्योंकि सी के लिए हमारे पास एडवांटेज है, ये जो वी इन है इट इज जीरो, इट इज कितना, जीरो। तो हम वहां पर डायरेक्टली निकाल पाए थे के क्यू बाई डी। जो ही सी पर निकल गया फिर हर पॉइंट पर उतना होगा इनसाइड अ कंडक्टर। क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। सो नेट पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू के क्यू बाई डी। नाउ 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 देखो इस इक्वेशन को अब आप अलग तरीके से यूज कर सकते हो। कैसे, समझो। इस इक्वेशन में कह रहा है वी ए इज इक्वल टू के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस वी इंड्यूस्ड। इसमें अब क्या, पहले तो आप मर रहे थे ना क्या निकालने के लिए, वी इंड्यूस नहीं पता था, लेकिन अब आपको सी ने हेल्प की, उसने डायरेक्टली वी ए दे दिया। अगर आपको वी ए पता है, के क्यू बाई डी इज इक्वल टू के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस वी इंड्यूस्ड। यहाँ से कौन निकल सकता है, वी इंड्यूस्ड। मैंने कहा था कि पॉइंट ए पर इंड्यूस चार्ज से पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, कितना होगा यहाँ से पता चलेगा। तो देखो 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 क्या है, ये इक्वेशन जो है ना सेंटर पॉइंट के लिए ये इक्वेशन हेल्प करती है टोटल पोटेंशियल निकालने में। क्यों, क्योंकि उस टाइम उसका वी इंड्यूस्ड जीरो होता है। लेकिन बाकी पॉइंट्स के लिए अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ये इक्वेशन टोटल पोटेंशियल निकालने में कोई काम नहीं आती, क्योंकि हमें पता है कि टोटल पोटेंशियल हर बाकी पॉइंट पे उतना ही होगा जितना सेंटर पे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो बाकी पॉइंट्स के लिए ये इक्वेशन हमें क्या देती है, पोटेंशियल इंड्यूस्ड। राइट, करेक्ट, दैट्स इट। अच्छा जी बेटा, अब मुझे बताओ इस कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई डी, के क्यू बाई डी, के क्यू बाई डी। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल देखो कितना होगा, के क्यू बाई डी। और हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों है, क्यों है और क्यों है, क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। तो वो हर स्फीयर जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो उसके अंदर हर जगह पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। क्या रहता है बच्चा, कांस्टेंट। ओके, अच्छा जी ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल देख लो, समझो। ये तो था एक सॉलिड स्फीयर, क्या था, एक सॉलिड स्फीयर, राइट। ओके, के क्यू बाई डी, बाहर से चार्ज थी के क्यू बाई डी। अब समझो, अगर मेरे पास एक ऐसा स्फीयर है, इससे पहले मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल में चार्ज रखी थी ना, अब मैं कुछ एक्सटर्नल में चार्ज नहीं रख रहा हूँ, मैं इस स्फीयर को चार्ज दे रहा हूँ, टोटल चार्ज दे रहा हूँ क्यू। कितना, टोटल चार्ज दे रहा हूँ क्यू, मतलब ये छोटा क्यू, यहाँ पर एक और छोटा क्यू, फिर छोटा क्यू, ये सारे छोटे छोटे क्यू मिलके क्या बनाते हैं, टोटल चार्ज क्यू, राइट। सो दिस इज योर कंडक्टर या दिस इज योर स्फीयर। अच्छा, ये कौन हो सकता है ये वाला, इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख के बता सकते हो। यस, इसके तीन ही ऑप्शंस हैं, या तो ये सर कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग और सॉलिड है क्योंकि उसमें भी चार्ज रिजाइड करती है आउटसाइड। सर या तो ये कंडक्टिंग शेल है, उसमें भी चार्ज रिजाइड करती है आउटसाइड। या तो ये नॉन कंडक्टिंग शेल है,
उसमें भी चार्ज रिजाइड करती है आउटसाइड। सर ये कभी भी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड नहीं हो सकता क्योंकि उसमें चार्ज रिजाइड कर सकती है इनसाइड भी। तो उनमें से कोई भी मान लो इसको। अच्छा, इसके सेंटर पे पोटेंशियल बता सकते हो? यस सर बता सकते हैं। बताओ भाई कितना? सर इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा ना, ये बोलेगा सेंटर मुझे तो पोटेंशियल हर चार्ज से चाहिए, तो ये इस चार्ज को भी पोटेंशियल मांगेगा। ये चार्ज देगी पोटेंशियल कितना, के क्यू बाई आर। सर ये चार्ज भी देगी के क्यू बाई आर, ये चार्ज भी देगी के क्यू बाई आर, ये चार्ज भी देगी के क्यू बाई आर। इसका मतलब सारी चार्ज के क्यू बाई ये के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर। ठीक है, इसको के बाई आर बाहर निकालो, अंदर बचेगा क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ये सारे क्यूज का सम कितना है, टोटल चार्ज क्यू। सो ये बना के क्यू बाई आर फिर से। सो पोटेंशियल इनसाइड एट द सेंटर ऑफ अ कंडक्टर इज कितना, के क्यू बाई आर। Which conductor? That which has charge distributed on its surface, right? It has charge distributed on its surface. ये वाला कंडक्टर डिफरेंट कैसे था, ये वाला कंडक्टर, इस पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस पे नहीं थी, हमने तो इस पे बाहर से एक चार्ज लाई थी। कौन सी चार्ज? ये क्यू लाई थी। तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल आया था, के क्यू बाई डी। इसका अपना के क्यू बाई डी प्लस इंड्यूस्ड का तो जीरो आया ही था। इसका कैसे के क्यू बाई आर आ गया, इसका के क्यू बाई आर आ गया। इन सबका इंडिविजुअली क्या होगा, सम अप होगा। ठीक है, आप घबराओ मत, जब हम ये 4 केसेस पढ़ेंगे ना ये सब रिपीट होने वाला है। मैं बस आपको अभी आइडिया ही दे रहा हूँ, आपके बस दिमाग में ये पोटेंशियल की बात रह जाए। राइट, इट शुड स्टिक टू योर माइंड, इट शुड स्टिक टू योर ब्रेन्स कि ये पोटेंशियल का हिसाब किताब कैसा है। राइट, ये 4 हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं। बस इसको कॉन्सेप्ट दिमाग में भर लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसको बस आप एज पॉइंट्स लिख लो, छोटे छोटे पॉइंट बनाते जाओ, छोटे छोटे पॉइंट बनाते जाओ, उनकी टर्म्स में इसको लिख लो। ठीक है, कुछ और चीज़ें बोलता हूँ वो देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो चीज़ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर, ये इन चारों में मैं फिर से पढ़ाऊंगा। एज ऑफ नाउ आई जस्ट वॉन्ट यू टू राइट डाउन सम स्मॉल पॉइंट्स जो फिर से काम आएंगे। घबराना बिल्कुल नहीं, ये बस सॉर्ट ऑफ एक मान लो ट्रेलर जैसा है, असल पिक्चर तो उन 4 में से आएगी। हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, और अगर आपको ये चीज़ें अभी थोड़ा सा कॉम्प्रहेंड करने में मुश्किल हो रही है, वैसे होना नहीं चाहिए, बस आपको नोट डाउन करना है और कुछ नहीं। मान लो बच्चा मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, कौन सा, इसके बगैर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के बगैर। ऐसा स्फीयर है जिसके बाहर चार्ज है, ऐसे लगी है चार्ज, ठीक, ऐसे चार्ज लगी हुई है। ओके सर ठीक है, चार्ज लगी हुई है। मान लो मुझे यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है बाहर, स्फीयर के बाहर। आपको पता है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, मैं तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा जो इस पॉइंट के थ्रू जाएगी। सर मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की, अब क्या करूं? ओके, आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की, सही बात है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे बच्चा? इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड कौन सी है? ये पूरी ना, जितनी इस स्फीयर को दी थी, तो मान लो टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बनेगा ई इंटीग्रल डी एस, ये बनेगा ई। डी एस क्या है? इट इज द इंटीग्रल डी एस क्या है? इंटीग्रल डी एस इट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस आपने कितना दूर लिया? मान लो आपने गॉसियन सरफेस स्मॉल आर दूर लिया, और इसका जो रेडियस है ना किसका, इस स्फीयर का, इट इज कैपिटल आर। ठीक है, सो ई डी एस कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। आर कौन है भाई? स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। देख लो, के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन हाँ, आपका दिमाग बोलेगा अरे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया। अब याद रखना, किसी भी बाहरी पॉइंट के लिए एक स्फीयर बिहेव करता है एज अ पॉइंट चार्ज, मगर कौन सी पॉइंट चार्ज? वो अब देखो, ये आर कहाँ से डिस्टेंस है? स्फीयर की सर्कमफ्रेंस से कि स्फीयर के सेंटर से? अरे ये आर तो स्फीयर की सेंटर से डिस्टेंस है। तो अ स्फीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट इट्स ओन सेंटर फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द स्फीयर। याद रखना, फॉर पॉइंट्स आउटसाइड अ स्फीयर बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज एट इट्स ओन सेंटर। मतलब क्या? मतलब अगर इस स्फीयर पे हमने चार्ज दे रखी है Q, और मुझे कोई कह रहा है पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो मैं कहूँगा यार स्फीयर की टेंशन क्यों लेनी है? आप ये जो इस स्फीयर पे चार्ज दी है ना Q, मान लो एक चार्ज Q ही है इस स्फीयर के कहाँ, सेंटर में, बाकी स्फीयर को भूल जाओ, और इसी Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एट अ डिस्टेंस ऑफ R, तो बनेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। दैट्स इट, जो कि यहाँ निकला। ठीक, आपको फिर स्फीयर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इट इज़ फॉर द पॉइंट्स आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड नहीं। ठीक, ओके, राइट। सो दिस वाज अबाउट इट फॉर नाउ इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम ये 4 बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे, बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको बड़ा मजा आएगा ये पढ़ने में, ये पोर्शन इसका बहुत अच्छा है, ये स्फीयर्स का। ये 4 स्फीयर पढ़ेंगे, अगला 1-1.5 घंटा लेगा, ये 4 स्फीयर खत्म, हम सीधा ऑप्टिक्स पे जाने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, वी वोंट डू कैपेसिटर्स इसके बाद, विल स्ट्रेट वे गो टू ऑप्टिक्स, राइट। सो वी